एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज हमारे नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है कंक्रीट। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको डिजाइन फिलोसफीज के बारे में बताया था। डिजाइन फिलोसफी सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैंने आपसे डिस्कस किया था WSM, ULM, LSM वगैरह, मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने LSM को थोड़ा ब्रीफ में मैंने बताया था कि LSM फर्दर किस में आपका डिवाइड किया गया है, जैसे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मैंने बताया था और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी के बारे में भी आपसे अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि अलग अलग डिजाइन लोड्स के बारे में देखा था, हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स के बारे में देखा था, मटेरियल लोड्स के लिए कैसे कैसे अलग अलग लोड कॉम्बिनेशंस उनके बारे में देखा था, और कोलैप्स और सर्विसिएबिलिटी का जो अच्छे से जो डिफरेंशिएट करना था वो हमने अच्छे से करके समझ चुके थे वहां पर। ठीक है, एजम्पशंस भी आता है लिमिट स्टेट ऑफ मेथड में। एजम्पशंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिजाइन फिलोसफी से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि आप मेरे को बताइए तीनों का जो डिजाइन फिलोसफी बेसिक जो कंसेप्ट है डिजाइन का वो क्या क्या है। तो उसमें आपको WSM, ULM और LSM का डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया था। एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है कि आपको LSM के अंदर जो अजम्पशंस है वो भी आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको मॉड्यूल नंबर 2 में बताऊंगा जब मैं वहां पर डिजाइन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं आपको बताया था कि वहां पर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ेंगे, डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लैंज बीम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले जब मैं इसका डिजाइन स्टार्ट करूंगा तो पहले एनालिसिस बताऊंगा कि एनालिसिस करना कैसे, डिजाइन कंसेप्ट बताऊंगा। तो वहां पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एजम्पशंस बताऊंगा। तो वो एजम्पशन से पहले हमें जानना चाहिए कि आरसीसी के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आरसीसी के जो कंपोनेंट्स है क्या क्या है आपके पास। पहला कंक्रीट और दूसरा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील। तो पहले हमें ये दोनों के बारे में आपको सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही हम फर्दर जो एजम्पशंस वगैरह होते हैं, जो बेसिक जो हम आगे जो पैरामीटर्स जो डील करेंगे डिजाइन के अंदर, उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है पहला जो कंपोनेंट है आरसीसी का, क्या है हमारे पास, कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट के अंदर मैं आपको सारे जितने पैरामीटर्स है उसके स्ट्रेंथ हो जाएगा, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी सारी चीजें रहेगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें काफी सारे पैरामीटर्स हैं कंक्रीट के अंदर, तो एक एक करके हम डील करते रहेंगे उसमें। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा कंक्रीट से। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आरसीसी में हम क्या करते हैं, आरसीसी में हम क्या करते हैं, कंक्रीट प्लस रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट किसके टर्म्स में आपको बताया था, मैंने आपको बताया था स्टील के टर्म्स में यूज करेंगे। उसका मैंने आपको रीजन भी बताया था। रीजन क्या बताया था कि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा बेस्ट बॉन्ड मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीम है, ठीक है, और आपने यहां पर क्या लगाया, यहां पर आपने स्टील लगा दी। मान के चलिए ये आपके पास एक साइड से आपके पास क्या है, ये फिक्स्ड है, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं यहां पर थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, मैं मान लीजिए थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस कर रहा हूं, तो आपको ये भी पता है कि अल्फा कंक्रीट का कितना होता है, डिस्कस किया था मैंने, कितना होता है ये 11 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, जो अल्फा स्टील का जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का जो अल्फा है वो नियर अबाउट सेम है। ठीक है, दोनों का जो अल्फा है वो नियर अबाउट सेम है। तो यहां पर आपके पास जो स्ट्रेन जो आएगा, स्ट्रेन आएगा किस पे, आपके पास जो कंक्रीट में जो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन का मतलब क्या, देखिए अल्फा आपके पास अगर नियर अबाउट दोनों का सेम है तो जो डिफॉर्मेशन जो आएगी डेल्टा एल जो आएगी, डेल्टा एल क्या होता है आपके पास, अगर मैं डेल्टा एल की बात करूं, चेंज इन लेंथ क्या होता है आपके पास, एल अल्फा डेल्टा टी। ये कंसेप्ट कहां से लिया मैंने, थर्मल स्ट्रेसेस, सब्जेक्ट कौन सा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना सॉम से मैंने कंसेप्ट लिया है। आप अगर जनरली अगर आप गेट अकेडमी फॉलो करते होंगे तो वेणुगोपाल सर वहां पर अच्छे से डील करते हैं सॉम को, तो वहां से ये वाला कंसेप्ट है। तो देखिए मैंने अल्फा के बारे में डिस्कस किया, डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, आपका अल्फा से है। तो अगर अल्फा अगर दोनों के लिए सेम है तो डेल्टा एल भी दोनों के लिए ऑलमोस्ट आपका जो डिफॉर्मेशन जो आएगा वो दोनों क्या आ जाएगा आपके पास, सेम आ जाएगा। और अगर आपके पास देखिए लेंथ तो कांस्टेंट है, दोनों का लेंथ सेम है, और अगर चेंज इन जो लेंथ जो आ रहा है वो भी सेम है, इसका मतलब क्या आपके पास स्ट्रेन जो कंक्रीट में आएगा वही स्ट्रेन कितना आ जाएगा आपके पास, स्टील में भी आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो हम हमेशा स्टील को ही क्यों यूज करते हैं कंक्रीट के साथ,
बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी ऑफ बोथ द मटेरियल्स, दैट इज द कॉन्क्रीट एंड स्टील। जितना डिफॉर्मेशन, जितना स्ट्रेन एक मटेरियल में आ रहा है, सिमिलरली उतना ही ज्यादा स्ट्रेन आपके पास दूसरे मटेरियल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज हम हमारे जो टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास कंक्रीट रहेगा। ठीक है, तो कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, तो इसमें मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करूंगा कंक्रीट की स्ट्रेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं, फिर हम बात करेंगे इसमें जो ग्रेड होता है कंक्रीट का वो क्या क्या होता है, फिर हम बात करेंगे अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन में कि जो कंक्रीट हमें कितने कितने ग्रेड का लेना चाहिए। और ये सारी चीजें जितने भी पैरामीटर्स मैं डिस्कस करूंगा, सारे पैरामीटर्स मैं किसके डिजाइन फिलॉसफी से डील करूंगा, लिमिट स्टेट मेथड से। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट आईएस कोड है। मैं कहीं पर भी WSM या फिर ULM के मैं कंसेप्ट को लेके नहीं आऊंगा। जो वैल्यूज जो भी यूज करूंगा वो सारी वैल्यूज किसके रेफरेंस में होगी, विद द रेफरेंस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, कंक्रीट की किसके बारे में बात करेंगे, हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। क्यों मैं सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास कंक्रीट जो होता है ये बहुत ही ज्यादा ब्रिटल मटेरियल होता है। ठीक है, आप अगर सॉम में अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, जो पहला ही जो यूनिट होता है सिंपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन, सेकेंड जो होता है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो वहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में भी आपको समझ में आएगा कि डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, इस दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह क्या होता है। तो आपको ये पता है कि जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट क्या होता है आपके पास, एक ब्रिटल मटेरियल होता है। ठीक है, और कंक्रीट किस में ज्यादा स्ट्रांग होता है, कंक्रीट ज्यादा स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, लेकिन वो टेंशन में क्या होता है, वो वीक होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये भी आप सॉम में पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको पहले इसलिए मैं बताया था। कोई भी चीज हम जब मैं आपको बताया था कि अगर आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले आप क्या पढ़िए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेकेंड आप क्या पढ़िए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। उसके बाद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, या तो आप थर्ड में आरसीसी पढ़ लीजिए और फोर्थ में आप क्या पढ़ लीजिए, स्टील, या फिर आप थर्ड में स्टील और फोर्थ में आरसीसी भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं आपस में। ठीक है, ये दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। स्टील में आप सारी चीजें किसके बारे में पढ़ेंगे, आप सारी चीजें वहां पर आप अलग अलग टाइप के सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो स्टील के ही होंगे। जैसे आप एंगल सेक्शन के बारे में पढ़ लिए, आप चैनल सेक्शन के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, और उनके कारण आप जो बीम स्लैब वगैरह जो डिजाइन कर रहे हैं वो सारी की सारी किसमें, स्टील के स्ट्रक्चर से ही डिजाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप पूरा कॉन्क्रीट और स्टील दोनों के कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए बेसिक आपको, भले आप स्ट्रक्चर एनालिसिस ना पढ़ो, लेकिन आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपको बेसिक चीजें आपको वहां से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपके पास, ये दोनों सब्जेक्ट एप्लीकेशन के पार्ट है। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा होगा कि अगर मैं बेंडिंग के प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ तो वहां पर मैं आपको बोलूंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने जो बेंडिंग स्ट्रेसेस जो पढ़ा था उसके जो रिजल्ट आए थे वो क्या आए थे। अगर मैं शेयर के लिए अगर मैं डिजाइन कर रहा हूँ स्टिरअप्स वगैरह में आरसीसी में, तो वहां पर मैं आपसे शेयर स्ट्रेसेस के बारे में पूछ सकता हूँ कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो शेयर स्ट्रेसेस जो हमने देखा था उसका फॉर्मूला क्या था। तो हम वहां से वो वाला फॉर्मूला लेके उसको क्या करेंगे, आरसीसी में अप्लाई करेंगे जब हम शेयर के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली होता क्या है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, टेस्ट कैसे करेंगे कंक्रीट को। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंक्रीट को लेते हैं। कंक्रीट का मतलब क्या कि हम वहां पर सबसे पहले सीमेंट लेंगे, हम उसमें पानी डालेंगे, हम उसमें एग्रीगेट्स डालेंगे और हम उसमें क्या डालेंगे, सैंड। ठीक है, एक और चीज हम डाल सकते हैं एडमिक्सचर। एडमिक्सचर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का स्पेशल टाइप का कंक्रीट बनाना है, क्या बनाना है, तो वहां पर आप अलग से आप एडमिक्सचर वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर हमने जो बनाया अलग अलग क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स, मतलब अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो के लिए अलग अलग उसमें बना सकते हैं, हम इसका रेशियो यूज कर सकते हैं। सीमेंट कितना डाल रहे हैं, सैंड कितना डाल रहे हैं, एग्रीगेट कितना डाल रहे हैं, तो उसके कारण अलग अलग ग्रेड का, ठीक है, आपके पास क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। अब इसका टेस्ट कर रहा हूं मैं किसके लिए, कंप्रेशन के लिए मैं इसका टेस्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या करेंगे कि हमने जो बनाया कंक्रीट, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, सैंपलिंग कर लेंगे। सैंपलिंग मतलब हम उसका कुछ सैंपल लेंगे, उसको एक क्यूब में डालेंगे।
क्यूब का जो आपके पास जो डायमेंशन रहता है वो रहता है 150 mm का, ठीक है। सारे डायमेंशन इक्वल रहेंगे क्योंकि वो क्यूब है, तो 150 mm का साइज का आपके पास एक क्यूब होना चाहिए। उसमें आप उस कंक्रीट को डालेंगे और उसको आप प्लेस कर देंगे कितने दिन तक, 28 डेज तक। ये आपको मैं पहले लेक्चर में बताया था, आपको मैं दूसरे लेक्चर में बताया था और आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। 28 डेज तक आप उसको प्लेस कर देंगे प्रॉपर विथ क्योरिंग और बैचिंग के साथ, ठीक है। फिर आफ्टर 28 डेज आप उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आप उसको चेक करेंगे, वहां पर यूनी एक्सियल कंप्रेशन के लिए टेस्ट करेंगे और वहां पर आपके पास जो स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं ना, तो उसका सिर्फ एक क्यूब नहीं लेंगे, उसका मिनिमम हम कितने रखेंगे, उसके 3 स्पेसिमेन लेंगे, ठीक है। 3 स्पेसिमेन जो लेंगे और तीनों को हम जब टेस्ट करेंगे तो वो तीनों का जो आपके पास जो आंसर जो आएगा, सॉरी तीनों के आपके पास जो वैल्यू जो आएगी स्ट्रेंथ की, वो तीनों का एवरेज जो होगा वो क्या होगा आपके पास, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आप थोड़ा लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर बताऊं तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट for concrete because all other parameters depend on this value, ठीक है। ऑल अदर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप सिर्फ कंप्रेशन स्ट्रेंथ अगर आप निकालिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आप निकालिए कंक्रीट की, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कंक्रीट का अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आपको अलग से कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा किसके बेस्ड पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस्ड पे आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। बस वो फॉर्मूला में आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आई है उसको आप पुट करेंगे तो आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, आपको वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अलग अलग टाइप की, जैसे शेयर के लिए देखेंगे तो वहां पर भी आपका सीधा सीधा किससे, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से आपके पास रिलेटेड रहेगा उसकी वैल्यू। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैन बी डिटरमाइंड by placing the concrete in a cube of dimension 150 mm size for 28 days with proper क्यूरिंग, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया यहां पर कि आप क्या करेंगे, उसको कंक्रीट को आप जब बना लेंगे तो उसको आपको क्या करना है, 150 mm के साइज के क्यूब में आपको उसको प्लेस करना है और कितने दिन तक रखना है उसको हमें रखना है 28 डेज तक, ठीक है। 28 डेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जब आप 28 डेज तक के लिए जब आप रखते हैं, ठीक है, तो आपको यहां से जो वैल्यू जो मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं FCK। देखिए FCK एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप मान के चलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि 28 डेज में आपको क्या मिलता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। अगर आप सेम कॉन्क्रीट को अगर आप 6 मंथ के लिए रख रहे हैं, ठीक है, अगर आप 6 मंथ के लिए प्लेस कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे ना, तो जो भी यहाँ पर जो भी स्ट्रेंथ आएगी ना वो 20% इंक्रीज हो जाएगी उससे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, ये 20% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अब वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1.2 इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था फॉर एवरी सैंपल
3 specimens of the cubes, 3 specimen of the concrete are tested, and the average value of 3 specimens are taken as compressive strength, ठीक है। मैं यहाँ पे जानबूझ के पूरा लिखवा रहा हूँ, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ तो क्योंकि आपके जो नोट्स जो रहे, ठीक है, आप उसके जो नोट्स जो आप बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से आप उसको बना सकें, ठीक है। तो भले ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप जो नोट्स आप जो बनाएंगे, क्योंकि देखिए मैं अगर बोलूँगा तो आप उसको लिखेंगे तो है नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख दूंगा तो इतना है कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि वो प्रॉपर अगर फॉलो कर रहे होंगे तो उनके नोट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, हर एक सैंपल के मैं कितने स्पेसिमेन ले रहा हूँ, मैं 3 स्पेसिमेन ले रहा हूँ, और जब आप तीनों को जब आप उसका स्ट्रेंथ अगर आप इवेल्युएट करेंगे मशीन में, तो तीनों का जो स्ट्रेंथ आएगा उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी कंक्रीट की, ठीक है। चौथा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो इंडिविजुअल वेरिएशन जो होगा, इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेंथ of the specimen should not vary plus minus 15% of the strength, ठीक है। इसका पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं क्या बताया आपको कि आपने जो 3 स्पेसिमेन का आपने जो निकाला है, ठीक है, या फिर 3 स्पेसिमेन की बात नहीं करूंगा, जैसे मान लीजिए आपने अलग अलग बहुत सारे स्पेसिमेन का आपने क्या किया, स्ट्रेंथ निकाला, ठीक है, आपने अलग अलग बहुत सारे स्पेसिमेन ले लिया और आपने स्ट्रेंथ निकाला। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जितने भी स्पेसिमेन है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने निकाला, एक का है आपके पास 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, एक का है आपके पास 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, एक का है आपके पास 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक का है आपके पास 21 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। आपने 4 निकाले, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखिए ये क्या हो गया, ये 20% हो गया, जो वेरिएशन हो गया किससे, 20 वाले से, ये क्या हो गया आपके पास 20% क्या कर दिया, ये वेरी कर दिया। लेकिन हमारे पास क्लॉज क्या बोल रहा है, आईएस कोड क्या बोल रहा है कि ये सब में के बीच में 15% से ज़्यादा आपके पास वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल आप जो निकाल रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो सारी वैल्यूज़ के बीच में इंडिविजुअल किसी से भी किसी को कंपेयर कर लिया। अभी जैसे मैं 20 और 16 को कंपेयर किया ना, आप सारी वैल्यूज़ में कोई भी ऐसी 2 वैल्यू ना होनी चाहिए कि जिनके बीच में 15% से ज़्यादा क्या कर रहा है, वैल्यूज़ वेरी कर रही है। उस अगर वैसे केस में आपके पास जो टेस्ट जो होगा, अगर ऐसा केस आ गया तो आपके पास जो टेस्ट जो है वो क्या हो गया, आपके पास इनवैलिड हो गया, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके पास इनवैलिड रहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी बात हो गई कि जो इंडिविजुअल आपके पास जो वेरिएशन हो रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि वो ज़्यादा क्लोज रहेंगे, उनके बीच में जो वेरिएशन होगा वो 15%, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, 15% से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर मैं सैंपल की बात करूँ तो सैंपल कितना कितना लेना है आपको। तो जैसे कि अगर आप कंक्रीट ले रहे हैं, कंक्रीट आप बना रहे हैं, मान के चलिए अगर आप 1 से 5 मीटर क्यूब का अगर आप क्या बना रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, तो उसके बीच में आप सिर्फ एक सैंपल ही ले सकते हैं तो भी काफ़ी होगा। देखिए हर एक सैंपल में आपको कितने स्पेसिमेन चाहिए, आपको 3 स्पेसिमेन तो आपको लेने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 1 से 5 मीटर क्यूब का अगर आप ले रहे हैं तो उसमें एक ही सैंपल में हो जाएगा। इस सैंपल के आप 3 स्पेसिमेन आप अलग से बना सकते हैं,
ठीक है। सिमिलरली अगर आप 6 से 15 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो जाएंगे आपके पास 2। अगर आप 16 से 30 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो जाएंगे आपके पास 4। 31 से 50 की अगर आप बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और आपके पास 31 से 50 कितने हो जाएंगे आपके पास सैंपल 4। और हर सैंपल में कितने स्पेसिमेन आपको बनाने 3 स्पेसिमेन, और वो सारे जितने भी स्पेसिमेन होंगे वो सबको हमें क्या करना है 28 डेज तक उसको क्योरिंग वगैरह करके प्रॉपर उसको बिना डिस्टर्ब किए उसको रखना है, प्लेस करना है। 28 डेज के बाद हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे मशीन में कंप्रेशन टेस्ट के लिए, और वहाँ पर हम देखेंगे जितने भी आपके पास जो रिजल्ट आएंगे, सारे रिजल्ट जितने भी स्पेसिमेन आपने रखे उनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा वैरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 50 से ज़्यादा 50 मीटर क्यूब से ज़्यादा अगर आप कंक्रीट बना रहे तो यहाँ पर आप क्या कर लेना, 4 सैंपल तो हम ले ही रहते, साथ में एक एक सैंपल आप बढ़ाते जाना फॉर एडिशनल 50 मीटर क्यूब। ठीक है, फॉर एडिशनल 50 मीटर क्यूब के लिए आप एक एक सैंपल और बढ़ाते जाना। ठीक है, और अप टू 50 मीटर क्यूब के लिए आप कितना ले सकेंगे, आप यहाँ पर 4 सैंपल लेंगे। समझ में आया? तो ये क्या था आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको निकालने के लिए आपके पास जो बेसिक जो चीज़ें थी उसके बारे में आपको बताया कि कितने दिन तक रखना है, कैसे बनाना है, जो इंडिविजुअल आपके पास जो वेरिएशन जो आएगा वो ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए सारे स्ट्रेंथ का। ठीक है, उसको रखना कैसे, प्लेस कैसे करना है, किस में रखेंगे, हम क्यूब में रखेंगे 150 mm तक। नेक्स्ट, अब मैं तो ये तो बोला आपको कि मैंने क्यूब में रखा हूँ। ठीक है, क्यूब का भी मैंने आपको ये बता दिया डायमेंशन कितना 150 mm। अब आप बोलोगे सर क्यूब में क्यों रखें, सिलेंडर में भी तो रख सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी और टाइप के शेप में, तो आप यहाँ पर सिलेंडर में अगर आप रखेंगे ना, सिलेंडर में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सिलेंडर का आपके पास जो डायमेंशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपके पास, वो आपके पास होना चाहिए 150 mm इंटू 300 mm का आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैं बात करूँ आपसे, तो जो क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, आपके पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा क्यूब में वो ज़्यादा आ जाएगा किससे, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ से। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, जब आप क्यूब में अगर आप प्लेस करोगे कंक्रीट को, ठीक है, और आप उसको सेट होने दोगे 28 डेज तक, उसके बाद अगर आप टेस्ट करोगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी ना, और सिमिलरली अगर आप सिलेंडर में जब रखोगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी उसमें आप क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, आपके पास ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कितनी ज़्यादा मिलेगी तो वो भी देख लेते हैं। तो जो क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी वो अराउंड 25% ज़्यादा हो जाएगी, किससे, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ से। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ है, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, सिर्फ 0.8 क्यूब स्ट्रेंथ के बराबर रहेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यूब में स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों आ रही है, सिलेंडर में कम क्यों आ रहा है? क्योंकि ना बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे कन्फाइनमेंट की। ठीक है, कन्फाइनमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपके पास क्या है, आपके पास ये है आपके पास एक सिलेंडर। ठीक है, और अगर मैं बात किया ये क्या आपके पास, ये आपके पास क्यूब, इस पे मैंने प्लेस किया कंक्रीट को, जो मैंने ग्रीन कंक्रीट जो बनाया, ग्रीन मतलब जो फ्रेश कंक्रीट मैंने अब जो प्रिपेयर किया है इस पे मैंने प्लेस किया और मैंने इसको सेट होने दे दिया कितने दिन तक, 28 डेज तक। तो यहाँ पर आप अगर मैं कन्फाइनमेंट के बारे में बात करूँ, मतलब आप यहाँ से जो लोड लगा रहे हैं, सिमिलरली कंप्रेशन यूनी एक्सियल कंप्रेशन है तो दोनों साइड से जो लोड लगेगा, सिमिलरली यहाँ पर क्यूब में जब आप इसको कंप्रेसिव टेस्ट के लिए डाल रहे हैं तो इसमें जो लोड लगेगा, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आएगी ना, यहाँ पर कन्फाइनमेंट के बारे में प्रॉब्लम आएगी। कन्फाइनमेंट मतलब आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसमें ऊपर से अगर मैं लोड लगाया तो यहाँ तक इफेक्ट होगा, सिमिलरली नीचे से भी जो लोड लग रहा है ये भी यहाँ तक इफेक्ट आएगा। ठीक है, उस लोड का जो कंप्रेशन का जो इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिलेंडर की बात करूँ तो इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा है तो ये ऊपर से कुछ इफेक्ट देगा, सिमिलरली
ये अभी नीचे से कुछ इफेक्ट देगा, लेकिन क्या होगा ना यहाँ पर 100% इसकी जो इफेक्टिवनेस जो रहेगी ना, ये सेंटर रीजन में उसकी जो इफेक्टिवनेस जो रहेगी कंप्रेशन की, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉपर जो फुल जो इफेक्टिवनेस जो आपको मिल रहा है लैटरल कन्फाइनमेंट का, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर लैटरल कन्फाइनमेंट के कारण आप देख सकते हैं कि जो क्यूब में आपको जो स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, आपके सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन के कंपैरिजन में आपको क्यूब में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम हमेशा यहाँ पर क्या यूज़ करें, IS कोड 456 क्या बोलता है कि हम हमेशा यहाँ पर क्यूब में प्रिपेयर करें कितना 150 mm के डायमेंशन में। ठीक है, तो कभी भी अगर आप साइट में भी अगर आप जाएंगे, देखिए पहली चीज़ ये है ना कि स्ट्रक्चर एनालिसिस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ना हम ज़्यादा ना चीज़ें हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कभी ज़्यादा देखा नहीं होता है और हमें उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स वगैरह के बारे में पता नहीं होता है, तो उसको हम डेली जो लाइफ होती है उससे हम ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आ रहा है क्या है, क्योंकि हम देख नहीं सकते। लेकिन RCC में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है ना कि आप कोई भी साइट पर चले जाओ, कोई भी अच्छी साइट पर जाना जहाँ पर जैसे मान लीजिए ब्रिज कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, तो जितने मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, 7, इवन प्री स्ट्रेस भी जो पढ़ाऊंगा, तो जब ब्रिजेस वगैरह में आप देखेंगे तो एक एक चीज़ जो आप पढ़ोगे ना वो वहाँ पर एक एक चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, अगर मैं कोई एक फॉर्मूला बता रहा हूँ तो वहाँ पर जितने भी उनकी ड्राइंग्स वगैरह पे आप निकाले होंगे तो उनकी जो डिटेलिंग होती है ड्राइंग्स की, तो वो वहाँ पर जो कैलकुलेट करके ये पूरा जितने भी डिज़ाइनिंग में आपको बताऊँगा वही सारे डिज़ाइनिंग वगैरह यूज़ करके ही उन लोग वो बड़े बड़े चार्ट्स और वो बड़े बड़े ड्राइंग्स प्रिपेयर करते हैं। तो RCC में सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है ना, एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी जो चीज़ होती है, खूबसूरत चीज़ होती है RCC की, वो ये होती है कि आप चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कोई एक चीज़ पढ़े, जैसे सिंगली रिइंफोर्स्ड, डबली रिइंफोर्स्ड अगर मैं आपको पढ़ाया, फ्लैंज बीम आपको पढ़ाया, तो जब आप साइट पे जाओगे तो आप बोलोगे अच्छा ये तो सिंगली रिइंफोर्स्ड है, अच्छा ये तो डबली रिइंफोर्स्ड है, ये तो फ्लैंज बीम है। सिमिलरली अगर मैं स्लैब के बारे में बताया, स्लैब में अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या होती है, मेन स्टील क्या होती है, तो जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस टाइप से हम जो रीइंफोर्समेंट जो प्लेस करते हैं वो ये होता है, कवर हम यहाँ पर इतना दिए, नॉमिनल कवर इतना दिए। तो RCC में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ होती है कि आप जब आप साइट पे जाएंगे तो आप चीज़ों को बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में, अलग अलग डेज में हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, तो अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M, और साथ में उसकी जो वैल्यू जो रहेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो रहेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो रहेगी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में क्या ले रहा हूँ, M20 ले रहा हूँ, तो जो M जो रिप्रेजेंट कर रहा है, M रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, उसका जो मिक्स जो है वो कितना है आपके पास, उसको हम डिनोट करते हैं M से, और ये जो 20 जो है वो क्या बता रहा है कि आपके पास इसकी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो कितनी है आपके पास 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर 20 MPa भी हम लिख सकते हैं। तो ग्रेड आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी स्ट्रेंथ, और M मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि जो कंक्रीट है उसका मिक्स के बारे में बता रहा है कि ये मिक्स 20 MPa के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि हमने यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमने समझ लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना कैसे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी, मैंने आपको बताया 28 डेज में, अगर मैं 28 डेज में उसकी अगर मैं स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ तो इसको मैं किससे डिनोट करूँगा, इसको मैं डिनोट करूँगा FCK से। ठीक है, FCK से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं M20 ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर M20, इसका मतलब इसका जो FCK, या फिर मैं बोल सकता हूँ 28 डेज के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, तो ये इसका डिनोट करता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपको मैंने ये बताया 28 डेज के बारे में, तो आपको मैंने बता दिया कि 28 डेज के बाद आपको जो मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में हम बताते हैं। अगर मैं बोला कोई भी आप क्या करिए, आप मुझे कोई भी T डेज में बताइए। ठीक है, आप मुझे कोई भी T डेज में, मतलब T मतलब कोई भी XYZ कोई से भी डेज, 5 डेज 6 डेज 7 डेज में आपकी स्ट्रेंथ कितनी आएगी, आप मेरे को उसके बारे में बताइए। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ एट एनी T डेज, वो क्या होता है आपके पास FCK इंटू T
अपॉन a प्लस बी इंटू टी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एट एनी टी डेज। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ सी के मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो उसकी 28 डेज के बाद जो उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी, उसके बाद भी नहीं, 28 डेज में जो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी उसको मैं क्या किससे डिनोट करूँ, मैं एफ सी के से। टी जो रहेगा आपके पास डेज में रहेगा, ए और बी जो है वो क्या है आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, ए और बी क्या है आपके पास कांस्टेंट है, जिसमें ए की वैल्यू है आपके पास 4.7 और जो बी की वैल्यू है वो है आपके पास 0.833। तो ये एट एनी टी डेज में आप उसका स्ट्रेंथ निकाल सकते हो कंक्रीट का। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन यही मैं M20 की बात करूं, M20 की बात करूं और मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को 7 डेज में बताइए, 7 डेज में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आएगी। तो आप मेरे को यहाँ से बता सकते हैं कि f ऑफ 7 कितना हो जाएगा आपके पास, एफ सी के इंटू 7 अपॉन 4.7 प्लस 0.883 इंटू 7। तो आप यहाँ से आप मेरे को इसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 7 अपॉन 4.7 प्लस 0.833 इंटू 7। वैल्यू बताइए इसकी, जल्दी से इसकी वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसकी वैल्यू अराउंड आपके पास आएगी 13.33 एमपीए। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, अराउंड 13.33 एमपीए। तो यहां से आप अगर देखेंगे ना तो 28 डेज में कितना मिल रहा था आपको, 20 एमपीए मिल रहा था, लेकिन 7 डेज में कितना मिल गया आपको 13.33 एमपीए का आपके पास स्ट्रेंथ क्या कर दिया, वो आपके पास रीच कर गया। तो यहां पर आप एक नोट करके लिख सकते हैं, आप यहां पर नोट करके लिख सकते हैं कि आपके पास 28 डेज में आपको क्या मिल रहा है, आपको यहां पर सीधा FCK की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब M20 30 जितना भी आप लिखोगे तो ये FCK कितना हो जाएगा 20 MPa या फिर 30 MPa। लेकिन अगर आप 7 डेज में अगर आप चेक करोगे, 7 डेज में अगर आप चेक करोगे उस स्पेसिमेन का आपके पास जो स्ट्रेंथ जो रहेगा वो कितना होगा आपके पास, वो रहेगा आपके पास अराउंड 2/3 FCK, और आप इसको बोल सकते हो अराउंड 67% ऑफ FCK। सिमिलरली अगर आप 3 डेज में चेक करोगे ना तो 3 डेज मतलब 3 दिन में ही आपके पास वो 50% या फिर आप बोल सकते हो हाफ ऑफ FCK का स्ट्रेंथ वो रीच कर जाएगा आपका जो स्पेसिमेन रहेगा। ठीक है, तो ये है आपके पास कोई भी T डेज में अगर आपको फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और जनरल आपको पता होना चाहिए कि आपके पास उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है उस 28 डेज 7 डेज और 3 डेज में कितनी कितनी होल्ड करती है उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये 7 डेज है और ये है आपके पास, ये आपके पास 3 डेज। ठीक है, एक मैं गलत बात बता दिया आपको। इसके पहले मैं आपको जो समझा रहा था, इसके पहले आपको जो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था ना कि आपके पास जो इंडिविजुअल वेरिएशन जो होता है, इंडिविजुअल, उसको ठीक कर लीजिए आप। इंडिविजुअल वेरिएशन जो है वो मैंने आपको बोला ±15%। आप यहां पे लिखना ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिए। वो जो मैं बताया थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। आप यहां पर क्या पुट करेंगे, आप यहां पर एवरेज स्ट्रेंथ, मतलब अब मैंने आपको बोला था आप 3 स्पेसिमेन लेंगे, हर एक सैंपल का आप 3 स्पेसिमेन लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पेसिमेन आया आपके पास 40 MPa, दूसरे स्पेसिमेन का आपके पास जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 41 MPa, और तीसरे स्पेसिमेन के पास आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी है आपके पास 35 MPa। तो आप ये तीनों का आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास आया कुछ अराउंड 38 MPa आया। ठीक है, आपके पास कितना आया, एवरेज कितना है, इसका स्ट्रेंथ कितना आया 38 MPa। इसका मतलब ये बोल रहा है, ये वाला जो पॉइंट बोल रहा है कि आपके पास जो इंडिविजुअल जो वेरिएशन होना चाहिए एवरेज से वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले क्या बताया था, गलती से मैंने बोल दिया था कि ये दोनों 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो गलत पॉइंट था। जो एवरेज जो रहेगा और जो इंडिविजुअल जो वेरिएशन रहेंगे
ये इंडिविजुअल वेरिएशन और जो एवरेज वेरिएशन है इनका जो वेरी कर रहा है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस या माइनस, मतलब 50% से 15 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, फिर 15 से कम भी नहीं वैल्यू होल्ड करनी चाहिए इंडिविजुअल वेरिएशन की। तो उसको प्लीज़ एक बार काट के यहाँ पर आप लिख लेना, मैं यहाँ पर एवरेज नहीं लिखा था, मैंने आपको ये तीनों में कंपैरिजन बता दिया था, वो गलत है, ठीक है। तो ये था आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, यहां पर आप लिखिए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो यहां पर मैंने अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन को लेके मैंने यहां पर अलग अलग आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने यहां पर टेबल दे दिया है। ये टेबल ऐसे कहीं पर आपको ऐसा नहीं है, टेबल आपको सीधा सीधा आपको IS 456 2000 से ही लिया गया है, ठीक है। IS 456 2000 में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अगर आपके पास जो एक्सपोजर जो है, जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो अगर आपके पास जो एक्सपोजर है वो माइल्ड है, माइल्ड मतलब आपके पास एक नॉन कोस्टल एरिया में आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो। नॉन कोस्टल एरिया मतलब जहां पर भी आसपास आपके पास सी वगैरह का रीजन ना हो, वहां पर अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो वाला एक्सपोजर कैसे कहलाएगा, वो माइल्ड एक्सपोजर कहलाएगा। वहां पर आप मिनिमम ग्रेड RCA कितना रख सकते हैं, आप वहां पर रख सकते हैं 20 MPa का, मतलब M20 आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपोजर क्या हो, मॉडरेट हो, मॉडरेट मतलब नॉन कोस्टल एरिया तो है लेकिन वहां पर क्लाइमेट चेंज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा वहां पर आप देख सकते हो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा आ जा रही है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है, वहां पर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो वहां पर आप मिनिमम कितना बनाइए, आप वहां पर M25 का आप वहां पर स्ट्रक्चर रखिए। अगर आपके पास सीवियर है, सीवियर मतलब अगर मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया वगैरह में रह रहे हैं तो वहां पर आपके पास जो मिनिमम जो होना चाहिए, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि मिनिमम RCC जो बोलता है वो कितना बोलता है नॉर्मल एक्सपोजर के लिए M20, अगर आपके पास कोस्टल में है तो वो कितना बोलेगा M30 के लिए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है मतलब एकदम उसके पास में ही है, सी शोर के एकदम पास में है, तो आपको मिनिमम M35 का आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा। और लास्ट में अगर आप एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब अंडर सी अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई जैसे मुंबई में आपकी जो ब्रिज जो है लिंक क्या बोलते हैं उसको, वर्ली लिंक जो बोलते हैं, वो आपके पास एक एक पियर आप पूरा समुद्र के अंदर पे वहाँ पे उसके पाइल्स अगर आप कंस्ट्रक्शन करे हुए हैं तो वहाँ पर आप मिनिमम कितना रखेंगे, आप वहाँ पर मिनिमम M40 से ही स्टार्ट करेंगे। मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ जो रहेगी वो कितनी रहेगी आपके पास इंडिविजुअल स्पेसिमेन की 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगी, ठीक है। कोस्टल वगैरह में क्या होता है आपके पास जनरली, अगर आप कोस्टल एरिया के पास अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो मेंबर्स जो रहेंगे जैसे कि स्टील वगैरह हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप कोस्टल एरिया के पास रख रहे हैं ना तो उनमें कोरोजन जल्दी आता है, ठीक है। कोस्टल एरियाज के पास आपके पास जो मेंबर के अंदर जो कोरोसिव जो होगा, कोरोजन जो नेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स हो जाता है कंपैरेटिवली विथ नॉन कोस्टल एरियाज, बिकॉज ऑफ द विंड वगैरह के कारण जो भी रहेगा वहाँ पर स्टील वगैरह में कोरोजन आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट वगैरह ज़्यादा होगा तो इसी कारण वहाँ पर स्टील वगैरह में जल्दी कोरोजन आता है। तो ये मिनिमम आपके पास क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया है RCC में कॉन्क्रीट का रखने का, ठीक है। मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC नहीं है, सॉरी, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, ठीक है। आपके पास मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये टेबल को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, चलिए थर्ड देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। थर्ड अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसके लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको समझाया था। कैरेक्टरिस्टिक मतलब यहां पर मैंने बताया था इट इज द वैल्यू below which not more than 5% of the results are expected to fall, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लोड। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी आपने स्ट्रेंथ के जितने भी आपने टेस्ट रिजल्ट जो निकाले हैं स्ट्रेंथ के, उसमें से आपके पास 5% से नीचे आपके पास क्या होना चाहिए,
जो रिजल्ट जो है वो फॉल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ग्राफ से समझाऊं, ठीक है, ये क्या आपके पास, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी और ये क्या है आपके पास स्ट्रेंथ, ठीक है। एफसी की वैल्यू अपन क्या बोलेंगे, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्राफ आया कुछ इस टाइप से, ठीक है, मैं आपको पहले भी समझा दिया था। यहाँ पर मैं बात किया कि आपके पास कोई एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा बार क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी मिली है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी मिली है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे FM, मतलब उसको हम बोलेंगे मीन स्ट्रेंथ वैल्यू, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे, इट इज दैट वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5%, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, आपके पास ये आपके पास 5% रीजन वाला क्या है आपके पास एरिया है, ठीक है, रीजन है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा FC के, मतलब इस वैल्यू से नीचे, मतलब 5% से ज़्यादा आपके पास जो रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, FC के। आपको समझ में नहीं आएगा, जो मैं ग्राफ आपको समझाऊंगा, एक एग्जांपल दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। और ये दोनों के बीच में जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो होता है आपके पास 1.65 इंटू सिग्मा, ठीक है। तो अभी समझ में नहीं आएगा कि सर बोल क्या रहे हैं, तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान के चलिए मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर 100 स्पेसिमेन का मैंने क्या लिया, यहाँ पर स्ट्रेंथ को मैंने यहाँ पर चेक किया, ठीक है। आपके मेरे पास क्या है 100 स्पेसिमेन है, सबके मैंने स्ट्रेंथ को चेक कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास जो स्ट्रेंथ जो आ रहे हैं इंडिविजुअल स्पेसिमेन का, सबसे पहला आया मेरे पास जैसे मान लीजिए 20 MPa का, ठीक है। नेक्स्ट वाला आया मेरे पास 21 का, फिर आया 22, फिर आया 23, ठीक है, फिर आया मेरे पास 24। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा वैसे वेरिएशन शो नहीं करता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे पहले सबसे पहले जो मैंने स्पेसिमेन लिया उसका है 20, 21 सेकंड वाले का आया, फिर उसके बाद वाले स्पेसिमेन का आया स्ट्रेंथ 22, देन 23, देन 24, फिर उसके बाद आया मान लीजिए 25, ठीक है। फिर मान लीजिए उसके बाद जितने भी मैं स्पेसिमेन निकाल रहा हूँ, बहुत सारे स्पेसिमेन का 26 के अराउंड, पॉइंट में कोई डिफरेंस होगा तो बहुत सारे स्पेसिमेन का अराउंड आया 26, और आखिरी में ऐसे करके पूरे 100 का करूँगा, मान के चलिए आखिरी वाले जो स्पेसिमेन का आया वो स्ट्रेंथ कितना है मेरे पास 35। तो इसका मतलब ये है, ये पूरे में 100 स्पेसिमेन का मैंने क्या किया, टेस्ट किया, उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, तो सबसे पहले वाले का इतना आया, सेकंड वाले का इतना आया, फिर ये आते आते 26 वाले का मैं देखा कि बहुत ज़्यादा स्पेसिमेन की जो वैल्यूज़ है वो कितनी आ रही है 26 MPa के अराउंड आ रही है, और लास्ट में जो देखा स्पेसिमेन की जो वैल्यू है वो कहाँ तक चले गई 35 तक चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मेरी वो वाली वैल्यू है जिसके नीचे, मतलब उससे कम 5% से ज़्यादा रिजल्ट फॉल नहीं किए, ठीक है। तो मैं टोटल कितने वैल्यू निकाला अभी यहाँ से यहाँ तक, टोटल मैंने कितने वैल्यूज निकाले, मैंने 100 वैल्यूज निकाला हूँ, और उसमें मुझे वो वाली वैल्यू को चेक करना है जिससे कम 5 से ज़्यादा केसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिससे कम क्या होना चाहिए 5 से ज़्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 24 की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं 24 की बात करूँ तो आप यहाँ पर देखिए कि 24 से नीचे कितने हैं, सिर्फ 2, 3, 4 ही केस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास FC के। और अगर मैं FM की बात करूँ, FM क्या है हमारे पास, FM क्या बताया मैंने, ये वो वाली वैल्यू है जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिजल्ट कौन सी जो स्ट्रेंथ को शो किए, कौन से वैल्यू को शो किए, वो क्या है हमारे पास FM है। तो आप यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताया, मान के चलिए आपके पास 26 जो है वो बहुत सारे स्पेसिमेन क्या करें 26 के अराउंड वैल्यू शो किए हैं, तो इसका मतलब ये वाली जो 26 वाली जो वैल्यू है ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास FM। समझ में आया, FC के और FM समझ में आया। FC के वो वाली वैल्यू है, उस वैल्यू से कम 5% से ज़्यादा रिजल्ट शो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात किया किसकी,
24 की। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो एफ एम कितना हो जाएगा मेरा, एफ एम की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी है, ये वाली वैल्यू है मेरी एफ एम, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी मेरी एफ सी के, और ये दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास 1.65 सिग्मा। ये IS 456-2000 ने बताया है इसका ग्राफ का। तो अगर मैं FM की बात करूं तो FM कितना दिख रहा है, FM दिख रहा है FC के प्लस 1.65 सिग्मा। तो FM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FM की वैल्यू हो जाएगी FC के प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा बार। अगर आप जेई वगैरह पेपर देखने जाते हैं तो यहाँ से तो आपको दिखता ही है क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछा गया, गेट में भी पूछा गया, ES में भी पूछा गया, लेकिन थोड़ा पहले पूछा गया, शुरू के उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो आपके पास समझ में आया FM का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, FC के प्लस 1.65 सिग्मा। तो FM के आपके पास, FM है आपके पास मीन स्ट्रेंथ, FC के क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.65, सिग्मा क्या आपके पास, सिग्मा है आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा क्या है आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो अगर मैं सिग्मा की अगर मैं बात करूं ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सिग्मा की बात करूँ तो M10 और M15 के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास 3.5 MPa, ठीक है, वो कितनी होती है हमारे पास 3.5 MPa। सिमिलरली M20 और M25 की अगर मैं बात करूँ तो जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 4 MPa। और अगर मैं M30 और M40 के बारे में बात करूँ, इसके बीच में जो सिग्मा की जो वैल्यू लोगे वो कितना लोगे, वो आप लोगे 5 MPa, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू आपके पास सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा अपन वैसे ही निकालते हैं, अगर आप देखोगे कभी भी अगर आप मीन मीडियन वगैरह पढ़े होगे तो वहाँ पर जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो वही वाला फॉर्मूला होता है, अंडर रूट कोई भी एक इंडिविजुअल वैल्यू माइनस जो एवरेज वैल्यू होती है उसका स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ जितना भी आपने केसेस को परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर IS 456 ने इसकी वैल्यूज दे के रखी है कि अगर आपके पास जो छोटे ग्रेड का अगर आपके पास कॉन्क्रीट है तो उसके लिए आप कितना लेंगे 3.5, मीडियम ग्रेड का अगर आपके पास कॉन्क्रीट है तो उसके लिए कितना लेंगे आप 4 MPa, और हाई ग्रेड का कॉन्क्रीट है तो उसके लिए कितना लेंगे आप 5 MPa। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। ये क्या था आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर ये सिग्मा की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से वैल्यू को याद करना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जब भी हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, जब भी हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं कि आपको जो आप टेस्ट जो आप निकालें, ठीक है, अलग अलग स्पेसिमेन का आप जो टेस्ट निकालें तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल जो वेरिएशन जो है वो एवरेज वेरिएशन से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो इंडिविजुअल वेरिएशन और एवरेज वेरिएशन जो रहेगा, एवरेज स्ट्रेंथ जो रहेगी, वो दोनों का वेरिएशन 50% से 15%, 15% से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। उसी केस में आपके पास और भी कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि अगर मैं M20 और अबव ग्रेड की बात करूं, ठीक है, अबव ग्रेड की बात करूं तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये होता है, सबसे पहला वाला जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है ये बोलता है कि मीन ऑफ 4 टेस्ट, मीन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मीन ऑफ एनी group of 4 consecutive test results should be greater than equal to FCK plus 0.865 sigma,
ठीक है, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा और शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के प्लस 4। ठीक है, ये दोनों में जो मैक्सिमम जो आपके पास आएगा, ये दोनों में आपके पास जो मैक्सिमम जो आपके पास आएगा उसकी वैल्यू आपको लेनी है। तो ये पहला क्राइटेरिया था, किसके लिए बता रहा हूं मैं, ये मैं बता रहा हूं M20 या फिर उससे अबव ग्रेड के कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, सेकेंड आपके पास जो क्राइटेरिया है, सेकेंड आपके पास जो क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस का, वो आपको बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल जो वेरिएशन है, इंडिविजुअल वेरिएशन जो है शुड बी ग्रेटर देन एफ सी के माइनस 4, शुड बी ग्रेटर देन एफ सी के माइनस 4। समझ में आया? तो ये जो दो आपको क्या दिया है यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि हमें 100 हमने क्या निकाला है, वहाँ पर टेस्ट रिजल्ट हमने निकाले हुए हैं, तो वहाँ पर जो 100 जो अलग अलग सबकी स्ट्रेंथ आ गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम जो स्ट्रेंथ जो निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने 100 अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 20, 21, 22 ऐसे अलग अलग बहुत सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब मैं कैसे उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि ये जो टेस्ट के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सही है, मैं इसको मैं ले पाऊँ कि ये गलत तो नहीं शो कर रहे हैं, मैं इसको कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए हमें वो वाली कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। जो दो कंडीशन आपको बताया हूँ ना मैं, ये जो दो कंडीशन आपको जो मैं बताया हूँ, ये दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्क्रीट ले रहा हूँ, कितने का, M40 ग्रेड का मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, कॉन्क्रीट ले रहा हूँ। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्लीज, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल मैंने लिया, मैं यहां पे ले रहा हूं कि एक M40 ग्रेड का मैंने यहां पे कंक्रीट लिया और उसके ऐसे ही मैंने बहुत सारे स्पेसिमेन लिए और सारे स्पेसिमेन का मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर रिजल्ट को मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लिख के चलिए मेरे पास एक आया, रिजल्ट आया मेरे पास 49.1, दूसरे का आया मेरे पास 47, एक आ गया मेरे पास 39.5, एक आ गया मेरे पास 42, एक आया मेरे पास 43, एक आ गया मेरे पास 37.6, एक आ गया मेरे पास 44 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? मैं M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में बना रहा था, उसके लिए मैंने अलग अलग स्पेसिमेन लिए। ठीक है, अलग अलग मैंने स्पेसिमेन लिया और इंडिविजुअल स्पेसिमेन को 28 डेज के बाद अगर मैं चेक कर रहा हूँ स्ट्रेंथ की, तो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो स्पेसिमेन है वो मुझे कुछ ये टेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो आ रहा है ये वैल्यू सही है, मैं इसको लूँ, कंसिडर करूँ कि नहीं करूँ? तो इसके लिए IS कोड ने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आपको सबसे पहला क्राइटेरिया क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि मीन ऑफ एनी ग्रुप ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, जो मीन ऑफ एनी ग्रुप ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन, इससे और इससे जो भी बड़ा होगा उससे ज्यादा होना चाहिए, ये वाली कंडीशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मीन ऑफ एनी ग्रुप ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट, मतलब आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव, मतलब ये कितने हैं हमारे पास 7-8 जितने भी आपने ले रहे हो, इसमें से कहीं से भी आप 4 टेस्ट को आप एक साथ जो ग्रुप है उसको आप कंसिडर करो। जैसे मैं फर्स्ट वाले 4 को ही मैं कंसिडर कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ से फर्स्ट वाले ग्रुप के को ही मैं यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ मीन। क्या बोला था यहाँ पर, मीन ऑफ एनी ग्रुप ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट, तो मैंने ले लिया ये कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट का मैंने क्या ले रहा हूँ, अब मीन ले रहा हूँ। तो मीन कितना हो जाएगा 49.1 प्लस 47 प्लस 39.5 42। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। टोटल कितने रिजल्ट हैं, ये 4 रिजल्ट हैं, तो इसका मैं क्या ले लो, आप एवरेज ले लीजिए। तो अगर मैं एवरेज ले रहा हूं इसका, इसका एवरेज बताइए कितना आएगा,
कितना है मेरे पास 44.4। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास आया एवरेज वैल्यू। तो बोल रहा है ये जो एवरेज वैल्यू जो आई है ना, ये दोनों में से जो भी मैक्सिमम जो आएगा उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो 44.4 मेरे पास जो आया MPa, इसकी वैल्यू, ये दोनों कंडीशन को आप निकालिए और उससे ज़्यादा आपके पास होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन निकाला, ये कितना बोल रहा है मेरे पास FCK प्लस 0.825 सिग्मा। सिग्मा कितना होता है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है M40 के लिए, सिग्मा की वैल्यू अभी आपको बताया था मैं, M40 के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 MPa। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे पहली वाली कंडीशन कितनी है मेरे पास FCK प्लस 0.825 इंटू 5। तो FCK कितना है हमारे पास, FCK कितना है हमारे पास 40, तो हो जाएगा 40 प्लस 0.825 इंटू 5। तो कितना है हमारे पास, जो पहली जो कंडीशन आई है FCK प्लस 0.825 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू मैंने 5 पुट किया, तो कितना है मेरे पास 44.1 MPa। और सेकेंड जो कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन क्या है मेरे पास FCK प्लस 4। तो M40 दिया है, M40 मतलब FCK कितना है मेरे पास, FCK है मेरे पास 40 MPa। तो सेकेंड कंडीशन क्या है मेरे पास FCK प्लस 4, इसका मतलब 40 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा ये 44 MPa। तो यहाँ पर आप देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि जो मीन आप जो निकाले हैं, मीन ये दोनों में से क्या होना चाहिए, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई है उससे ज़्यादा या फिर इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 44.1, ये दोनों में मैक्सिमम है, और आपका जो 44.4 जो है वो 44.1 से क्या है बड़ा है। मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है ये क्या हो गई हमारी एक्सेप्ट हो गई है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन क्या बोला आपको कि इंडिविजुअल वेरिएशन जो है, इंडिविजुअल जो टेस्ट रिजल्ट जो है वो आपके पास वेरिएशन नहीं, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो है, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो है शुड बी ग्रेटर देन FCK माइनस 4। तो अगर मैं सेकंड कंडीशन की अगर मैं यहाँ पे बात किया, अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं तो इंडिविजुअल आप देख लीजिए कंडीशन क्या है मेरे पास FCK माइनस 4 से क्या होना चाहिए आपके पास बड़ा होना चाहिए। तो FCK माइनस 4 मतलब 40 माइनस 4 कितना हो गया ये 36 MPa। इसका मतलब बोल रहा है कि इंडिविजुअल आपके पास जितने भी टेस्ट हैं, इंडिविजुअल जितने भी टेस्ट आए हैं वो सारे टेस्ट आपके पास 36 के बराबर या फिर 36 से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी तो मैंने केस ऐसे ले लिया, हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तभी मैं जो केस लिया हूँ यहाँ पर आप देखिए सारे केसेस में 36 से ज़्यादा वैल्यू मिली हुई है। मतलब मैं क्या करूँगा, ये वाली कंडीशन भी मेरी क्या हो गई है यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई है। इन केस मान के चलिए ये वाली कंडीशन हमारी एक्सेप्ट नहीं होती तो ये वाले जो केसेस जो आए हैं ना, ये वाले जो टेस्ट जो आए हैं इसको हम इनवैलिड बोल देते हैं, इसको हम कंसिडर नहीं करते। समझ में आया। तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो आपको ये दो क्राइटेरिया आपको याद रखना है। तीसरा क्राइटेरिया कौन सा था, एक और था, मैं बताया था कि जो इंडिविजुअल जो वेरिएशन होते हैं वो 15% से ज़्यादा या कम नहीं होने चाहिए। तो ये था आपके पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो अभी हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात किया हूँ मैं आपसे बात किया हूँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात किया हूँ, और मैं आपसे बात किया हूँ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में आपसे बात किया हूँ। इसके बाद अपन देखते हैं आगे।